नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सिख साम्राज्य 1763 से 1773। उसके बाद पढ़ेंगे अपने रणजीत सिंह और उसके बाद अपने जानेंगे आंगल सिख युद्ध के बारे में। इससे पहले हमारा जो टॉपिक हो चुका है वो है दोस्तों मराठा। पूरा का पूरा हमने मराठा के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हमने मराठा में पढ़ा था शिवाजी, उसके बाद पढ़ा शिवाजी का प्रशासन, फिर पेशवा, फिर पेशवाओं का काल के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में, और उसके बाद में मराठा और आंगल युद्ध के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो है सिख साम्राज्य। देखिए 1773 से 1763 से 1773 के बीच में। अब ये एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखा करो, अधूरा मत छोड़ा करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पीजीटी के अंदर सीधी सीधी एग्जाम में आती है। और यदि आपने इन वीडियो के द्वारा मराठा साम्राज्य पूरा किया तो आप देखोगे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं पीजीटी के सारे यदि प्रश्न मिलाओगे तो लगभग 90% से ऊपर प्रश्न मराठा साम्राज्य से यहाँ के वीडियो में से आ रहे हैं। इसके बाद में यदि सिख साम्राज्य कर रहे हो, मराठा साम्राज्य कर रहे हो, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, आप नोट्स बना ले, लिख ले इनको एक जगह, नोट्स बना लोगे तो आप साथ साथ में इनका रिवाइज कर लोगे। जैसे ही एक टॉपिक होता है इस चैनल पर, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आ रखे हैं सारे के सारे प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को जरूर देखा करो, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में आ रखे हैं वही प्रश्न ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं बार बार। तो इससे काफ़ी फायदा होगा आपको और अपनी तैयारी के प्रति गंभीर रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1763 से 1773 के बीच पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई थी। यही सिख राज्य मिसल कहलाए थे और इन मिसलों की संख्या कितनी थी? 12। सीधा प्रश्न आता है कि पंजाब में मिसलों की संख्या कितनी थी, तो मिसलों की संख्या बता देना, 12 थी। तो मिसलों के नाम देख लो, बंगी मिसल है, निशानिया है, रामगढ़िया है, नकई है, अहलूवालिया, कन्हैया, किरोड़ा, सुक्कर चकिया, दलेवाला, इस तरह से ये धनई मिसल है। तो ये मिसलें थी, 12 मिसलें। अब इसमें से जो 5 शक्तिशाली मिसल थी इनका पूछा जाता है, और इनमें से कौन सी एक 5 शक्तिशाली मिसलों में से नहीं मानी जाती थी, इसका प्रश्न आता है। तो पांचों मिसलों को ध्यान से, सबसे पहले बंगी मिसल, फिर नकई, फिर अहलूवालिया, कन्हैया और सुक्कर चकिया, ये जो 5 मिसल है इनको सबसे टॉप 5 के अंदर माना जाता था, ये सबसे शक्तिशाली थी। और यदि इन पांचों में से सबसे शक्तिशाली की बात की जाए कि सबसे टॉप पर कौन थी, तो इन पांचों में सबसे शक्तिशाली थी बंगी मिसल, जो सबसे पहले नाम लिखा है मैंने, बंगी मिसल सबसे टॉप थी। बंगी मिसल के संस्थापक थे छज्जा सिंह और सुक्कर चकिया संस्थापक थे चरत सिंह। तो ये संस्थापकों के नाम काफ़ी पूछे जाते हैं। धनई मिसल को शहीदी मिसल के नाम से जानते थे। वैसे तो मैं एक बार सारे ही लिख रहा था, लेकिन ये 2 ही पूछे जा रहे हैं बार बार, और ज़्यादा मिसलों के संस्थापक मत पढ़ो भाई। एक तो बंगी मिसल का पढ़ लेना, छज्जा सिंह थे, और एक सुक्कर चकिया के थे चरत सिंह। चकिया से चरत सिंह, चय के नीचे अंडरलाइन किया, चय से चरत सिंह, और बंगी के आपने आनक लेना छज्जा सिंह। धनई मिसल को शहीदी मिसल के नाम से भी जानते थे। आगे आ गया अहलूवालिया। अहलूवालिया के जो संस्थापक थे वो थे जस्सा सिंह, इसका भी काफ़ी बार पूछा गया है। और सुल्तान ए कौम की उपाधि किस मिसल के शासकों द्वारा ली जाती थी, किस मिसल के द्वारा ली गई थी? तो ये थे अहलूवालिया के द्वारा। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सुक्कर चकिया के जो चरत सिंह हैं इन्होंने आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय लिया था। चरत सिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह, इन्होंने आधुनिक पंजाब का निर्माण किया था, आप सभी जानते हैं। इसके बाद में आते हैं रणजीत सिंह जी। ये तो थी अपनी मिसलों के बारे में, छोटा मोटा है, उसके बारे में ज़्यादा मत पढ़ो बोले। रणजीत सिंह के बारे में 1792 से 1839 आपका निश्चित तौर से यहाँ से प्रश्न उठेगा। 13 नवंबर 1780 का बंदे का जन्म होता है रणजीत सिंह का। पिता का नाम था महासिंह जी, सॉरी चरत सिंह बता दिया था, चरत सिंह के पुत्र थे वो। उसके बाद में चरत सिंह जी के वंशज में थे महासिंह जी के थे रणजीत सिंह जी। तो महासिंह जी थे इनके पिता, और सुक्कर चकिया के प्रमुख थे, इसीलिए सुक्कर चकिया मिसल को आधुनिक पंजाब का निर्माता कहा जाता है। 1792 में महासिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रणजीत सिंह जी इस मिसल के प्रमुख बने। ये सन ध्यान रख लेना, कई बार पूछा जा चुका है। 1796 में अफगानिस्तान के शासक थे जमान सिंह ने पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु अफगानिस्तान में विरोध हो जाने के कारण जमान सिंह को वापस लौटना पड़ा था। और उसके बाद में 1797 में वापस आया था जमान शाह, लेकिन यहाँ से एक तरह से पराजय होकर लौटता है। 1797 में जमान शाह वापस पंजाब पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जमान शाह वापस एक तरह से पराजित होकर लौट गया। वापस लौटते समय जमान शाह की क्या 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई। नदी का नाम ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया।
इसमें रणजीत सिंह ने इनको निकलवा कर जमान सिंह को वापस भिजवा दी। अब जमान सिंह बहुत खुश हो गया और जमान सिंह ने राजा की उपाधि रणजीत सिंह को प्राप्त कर दी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों सीधा सीधा, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो आपका उत्तर रहेगा जमान शाह द्वारा, अफगानिस्तान का जो शासक था। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया। अब ये कैसे बनेंगे प्रश्न, इधर आपका लिखेगा सन और इधर आपका लिखेगा क्षेत्र, कौन से क्षेत्र पर किस सन पर अधिकार किया था, इस तरह से पूछेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1805 में बंगी मिसल से अमृतसर प्राप्त कर लिया था। 1805 में अमृतसर है और 1799 में लाहौर है। रणजीत सिंह ने राजनीतिक राजधानी तो बनाई थी लाहौर और धार्मिक राजधानी बनाई थी अमृतसर। ठीक है, आगे चलो। मराठा सरदार होलकर जो अंग्रेजों से पराजित होकर 1805 के अंदर पंजाब में आया था। इधर कर लेते हैं थोड़ा ऐसे। 1805 में पंजाब में आया था। लेक होलकर का पीछा करते हुए व्यास नदी तक पहुंच गया था। लेक ने रणजीत सिंह को होलकर की सहायता न करने को कहा था। अब जब ले अपने होलकर के बारे में पढ़ रहे थे, होलकर 1805 के अंदर पहले तो क्या भरतपुर के अंदर आते हैं और भरतपुर का राजा उस समय होता है ये क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, रैपरी नाम है उसका। ठीक है, इसमें लेक जो है 5 बार आक्रमण करता है भरतपुर के किले पर और कहते हैं भरतपुर का किला एक बार भी जीतने में सफल नहीं हुआ। इसलिए एक संधि कर लेते हैं लेक भरतपुर के शासक के साथ। कहते हैं कि आप होलकर को सहायता मत दो कोई भी, तो ये होलकर को कोई भी सहायता नहीं देते हैं और होलकर यहाँ पर रणजीत सिंह के पास आ जाता है। 1805 में जब रणजीत सिंह के पास आता है तो फिर लेक भागा भागा इसके पीछे आता है और रणजीत सिंह को कहते हैं इसकी सहायता मत देना। तो इसके निर्णय के लिए अब रणजीत सिंह ने कहा आपकी नहीं चलेगी। हम इसके निर्णय के लिए तख्त खालसा का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे और गुरमत द्वारा निर्णय लेंगे। अब देखो, राजनीतिक मामलों में लिया जाने वाला यह अंतिम गुरमत था। इसके बाद में धार्मिक मामलों में ही गुरमत लिया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक मामलों में अंतिम गुरमत कब लिया गया था, किसके काल में लिया गया था, किसके लिए लिया गया था। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है और काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। जो ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन भी डाला था। तो ये ध्यान रखना कि सबसे अंतिम राष्ट्र गुरमत किसके द्वारा लिया गया था और कहाँ पर लिया गया था। तो अंतिम गुरमत लिया गया था रणजीत सिंह के द्वारा। तो निर्णय लिया गया था कि क्या आप होलकर को सहायता दें हम या नहीं दें। तो गुरमत जो लिया गया था, गुरमत ने कहा था कि कोई सहायता वगैरह नहीं है, यदि सहायता देंगे तो फिर अंग्रेज हमें नहीं छोड़ने वाले, इस तरह से। तो जनरल लेक और रणजीत सिंह ने संधि कर ली थी 1806 के अंदर। इस संधि के तहत शर्तें ध्यान रख लेना। पहली, रणजीत सिंह होलकर को पंजाब छोड़ने के लिए कहे। ठीक है, अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे इसके बदले में। यदि अंग्रेज रणजीत सिंह मित्र बन जाते हैं तो अंग्रेज सिखों के क्षेत्र पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी संधि मानते हैं रणजीत सिंह कि यदि हमें होलकर को सहायता न दे तो अंग्रेज हमें पंजाब छोड़कर चले जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी है। 1806 में किसके साथ संधि करते हैं, जनरल लेक के साथ। तो चार्ल्स मेटको पर रणजीत सिंह की वार्ता होती है। उसके बाद में ध्यान रखना कि यदि अफगान आक्रमण करते हैं तो ये मान ली थी रणजीत सिंह ने होलकर को सहायता नहीं दी थी। उसके बाद होलकर चला जाता है और संधि वगैरह कर लेता है, ये उतना मामला खत्म हो जाता है। इसके बाद में आता है चार्ल्स मेटको और रणजीत सिंह की वार्ता पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इसके तहत ये बातें ध्यान रखना। रणजीत सिंह अंग्रेजों का साथ देंगे अफगान के खिलाफ। ठीक है ना, पंजाब पर मालवा का अधिकार अस्वीकार कर लिया और रणजीत सिंह ने मालवा पर अभियान किया। ये दो चीज़ें ध्यान रखना। एक तो अफगान जब आक्रमण करेंगे तो रणजीत सिंह साथ दे देंगे, ठीक है। और मालवा पर यदि आप अधिकार करो रणजीत सिंह जी, तो हम ये मालवा पर अधिकार आपका अस्वीकार कर देते हैं। रणजीत सिंह जी को गुस्सा आ जाता है, ये मालवा पर अधिकार करने के लिए चले जाते हैं। अब जब मालवा पर अधिकार करने के लिए जाते हैं तो अंग्रेजों ने लुधियाना के पास डॉक्टर लोनी की नेतृत्व में एक सेना भेज दी और डॉक्टर लोनी ने भयभीत होकर डॉक्टर लोनी से भयभीत हो गया। रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कर ली। अब कहा कि यदि डॉक्टर लोनी हमें हरा देता है तो हम हमारा पूरा पंजाब हाथ से निकल जाएगा। तो एक तरह से अमृतसर की संधि करते हैं रणजीत सिंह जी। एक तरह से यहाँ पे माइंड गेम खेला था रणजीत सिंह जी ने। अमृतसर की संधि 1809 के अंदर, ठीक है, 1809 में सतलज नदी की सीमा को मानकर की गई थी अमृतसर की संधि। लुधियाना में एक अंग्रेज सेना रखी गई थी। सतलज के पूर्वी भाग पर, जैसे ये बता देता हूँ मैं, अमृतसर की संधि, ये सतलज नदी है। तो इधर का जो भाग है, ठीक है ना, जैसे यानी कि उत्तर में, इधर पश्चिम में
और जैसे ऐसे आप नक्शा बना सकते हो, देख सकते हो। इधर का जो भाग है सतलज नदी के, ये तो है रणजीत सिंह के पास, और इधर का जो भाग है पूर्व का भाग, पूर्व और पश्चिम तो समझ गए। अब पूर्व का भाग अंग्रेजों के पास रहेगा और पश्चिम का भाग रणजीत सिंह के पास रहेगा, इतना ध्यान रखना। 1809 में संधि होती है सीमा, और एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी लुधियाना में, सतलज के पास अंग्रेज पूर्विया है जो अंग्रेजों के पास रहेगा। 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा जीता था। मैंने आपसे कहा था सन इधर याद रखना और इधर आपसे क्षेत्र पूछा जाए। 1809 में कांगड़ा और 1813 में कश्मीर। कश्मीर किससे प्राप्त किया था? तो अफगान अमीर था यहाँ पर शाह सूजा, उससे प्राप्त किया था, और यहीं से उनको कोहिनूर हीरा प्राप्ति हुई थी। जो कोहिनूर हीरा भारत से बाहर चला गया था अफगानिस्तान में, वो कोहिनूर हीरा वापस भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रणजीत सिंह को दिया जाता है, ये ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक और काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। यदि इन्होंने चाहा होता तो ये अंग्रेजों को भारत से बाहर भी खदेड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने कूटनीति का परिचय दिया। अंग्रेजों से हालांकि भयभीत नहीं हुए थे, इन्होंने कूटनीति ये खेली थी कि यदि अंग्रेज देखे तो जहाँ भी जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, मैसूर में जा रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, मराठों के पास जैसे भी जा रहे हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं ये सभी पर चाहे तो शाम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना कर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तो 50,000 के खिलाफ 3,000 सैनिक लड़े थे यहाँ पर बंगाल के अंदर, आपको पता ही है, प्लासी का युद्ध वगैरह वो बताया था। तो जब इस तरह से ये युद्ध लड़ रहे हैं, कूटनीति से खेल रहे हैं, तो हमारा पंजाब तो किसी प्रकार सुरक्षित ही नहीं है, सारा क्षेत्र इनके पास है। तो यदि आप इनके साथ संधि कर लेते हैं तो हमारा पंजाब थोड़ा सुरक्षित रहेगा। तो इतनी बढ़िया संधि कर रहे हैं ये। 1813 में हो गया ये आपका, और 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। 1819 में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में कश्मीर सेना भेज दी थी। यहाँ पर अब्दाली के उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था जब्बार खां, इसको पराजित करके यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली थी। यह ध्यान रखना किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। रणजीत सिंह ने लेह पर भी अधिकार कर लिया। 1834 में पेशावर पर अधिकार कर लिया था। अब त्रिपक्षीय संधि 1838 में, ये काफ़ी बार प्रश्न आ रखा है त्रिपक्षीय संधि का। ब्रिटिश गवर्नर था ओकलैंड, ठीक है, एक व्यक्ति ओकलैंड, आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान का शासक दोस्त अली को हटाने के लिए शाह सूजा, एक तो ओकलैंड आपको ध्यान रखना है, एक शाह सूजा ध्यान रखना, और एक रणजीत सिंह। इन तीनों के बीच में एक संधि होती है, ये होती है 1838 के अंदर। होती क्या है कि अफगानिस्तान का जो शासक था उसका नाम था दोस्त अली। इस दोस्त अली को कहे पद से हटा दो और शाह सूजा को यहाँ पर बैठा दो। जब शाह सूजा बैठेगा तो कहे अंग्रेजों का भी तो फायदा होगा, रणजीत सिंह का भी फायदा होगा, और शाह सूजा का, मेरे को अब गद्दी मिल रही है, इससे बड़ा फायदा और क्या होगा। तो ये तीनों एक तरह से गठबंधन करके संधि करते हैं 1838 में। इस संधि का कुछ बन पाता, इससे पहले रणजीत सिंह की इस दुनिया से चल बसे, तो इस संधि का कुछ नहीं हो उसका। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और संधि कुछ भी नहीं होता है। रणजीत सिंह का प्रशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रशासन में फंसोगे आप, और तो सारा रट्टा मार लो कि प्रशासन है, थोड़ा सा समझने के लिए तो प्रशासन में ध्यान से समझ लेना। 12 मिनट का वीडियो हो गया, चलो कोई नहीं, इस बार लंबा वीडियो बना देते हैं थोड़ा, देखते तो वैसे ही आप थोड़ा ही हो वीडियो। रणजीत सिंह का प्रशासन, तो रणजीत सिंह का प्रशासन जो है वो है खालसा के नाम से ये शासन चलाते थे, ठीक है। सरकार को इनकी खालसा सरकार के नाम से जानते थे। 4 महत्वपूर्ण विभाग थे। एक का नाम था दफ्तर ए आबवाब उल माल, दफ्तर ए आबवाब उल माल, यह विभाग भू राजस्व आय के स्रोत से संबंधित था। अब 4 विभाग थे, चलो देखते हैं एक बार ये कितना है रहा है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो दोस्तों। ये 4 विभाग मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद में आगे वाले वीडियो में मैं पूरा वापस यहाँ से प्रशासन से चालू करूँगा, ताकि और इसको समझाऊंगा मैं प्रशासन किस तरह से है, ठीक है। तो 4 विभाग समझ लो आप, 4 विभाग आपसे फंसाएगा इसको। मैंने इसकी तो ट्रिक भी बनाई है, ध्यान रख लेना अब आप, ये ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको, ना ही कोई यूट्यूब पर मिलेगा और ना ही कोई समझाने वाला ऐसे। तो दफ्तर ए आवाब उल माल, ये था भू राजस्व से संबंधित, ठीक है, और आय के विभाग रखता था। दफ्तर ए तोहिजात, ये था शाही परिवार के खर्चों पर व्यवस्था करता था। दफ्तर ए मावजात, ये रखता था सैन्य और असैन्य कर्मचारियों का हिसाब, ठीक है। तो एक है दफ्तर ए रोजनामचा, दफ्तर रोजनामचा राजा के प्रतिदिन खर्चा होता था, इसका हिसाब रखता था। तो 4 विभाग से, चारों का कैसे याद रखोगे। दफ्तर ए आवाब उल माल, तो ये तो आगे वाला तो शब्द देगा वो, ठीक है ना, पीछे वाला नहीं देगा, तो पीछे वाले में क्या पकड़ोगे आप, दफ्तर आवाब उल माल, माल पकड़ लेना। तो माल क्या है कि किसको कहते हो माल, आय को ही तो कहते हो, तो एक तरह से क्या बना लोगे, आय। और यह भू राजस्व है, तुम आ रहा है तो मतलब क्या आ रहा है, एक तरह से माल आ रहा है,
तो माल से मिला लेना, ठीक है ना। दफ्तरे तो ही जात, जात को पकड़ना ऐसे, ठीक है ना। जात की इसकी शाही परिवार की जात, ये लो शाही प्रकार परिवार के खर्चों की व्यवस्था करेगा वो क्या कहलाएगा, तो ही जात। इसके बाद क्या है, दफ्तर ए माव जाब है, जाब है ये, ठीक है ना। इसको एक बात छोड़ो, रोज नामचा, रोज का मतलब भी आपको पता है, रोज का मतलब क्या होता है, प्रतिदिन के खर्चे। तो रोज नामचा का मतलब क्या हो गया, प्रतिदिन के खर्चे, राजा के हिसाब रखेगा वो कौन सा दफ्तर है, रोज नामचा। दफ्तर तो ही जात, दफ्तर आबाबुल माल, अब बच क्या गया, मुआवजा बच गया। तो मुआवजा किसके लिए, सैन्य और असैन्य के लिए, बस ये क्लियर हो गया। इसके बाद में है ये मंत्री वगैरह हैं, तो ये अपने बाद में कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर, तोड़ दो लाइक वाले बटन को और कर दो कमेंट। धन्यवाद।